तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहां पे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 अंकों के सारे प्रश्न की श्रृंखला आप देखने वाले हैं। इसके बाद में 10 अंक के जितने भी आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे 21वां नंबर क्वेश्चन है, प्रबंध विज्ञान एवं कला दोनों हैं, इसकी व्याख्या करनी है। तो देखिए ध्यान से और समझिएगा ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर जितने भी सॉल्यूशंस दिए गए टॉप मोस्ट, मैं कह रहा हूँ किसी वेबसाइट पे, किसी बुक में, किसी गाइड में, किसी भी जो सीरीज आप खरीदते हैं, पता नहीं कितनी कितनी सीरीज आप खरीदते हैं, उनमें कहीं पे भी नहीं मिलेगा। क्योंकि ये जो सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं, हम पहले स्टडी करते हैं। हमारे को एक सॉल्यूशन, एक पेपर को करने में एक बच्चे की दृष्टि से हम करते हैं कि एक बच्चा कैसे समझ पाएगा, और उसमें हमारे को 8-8 घंटे, 7-7 घंटे, 6-6 घंटे, 5-5 घंटे लगते हैं, जो कि पेपर में 1 घंटे में सॉल्व कर सकता हूँ। लेकिन मैं सॉल्व नहीं करना चाहता, मैं आपको समझाना चाहता हूँ और आपको वो चीज़ बताना चाहता हूँ जिसको आपने ना तो स्कूल में सीखा होगा, ना कहीं किसी वेबसाइट से या किसी यूट्यूब चैनल से आप सीख पाओगे। तो यहाँ पर 21वां क्वेश्चन, प्रबंध विज्ञान और कला दोनों हैं, व्याख्या करनी है आपको। तो सबसे पहले हम कुछ व्यक्तियों के दृष्टिकोण में प्रबंध जो है एक कला है, जबकि कुछ व्यक्ति जो है सोचते हैं ये एक प्रबंध क्या है, विज्ञान है, जिसको हम निम्न रूप से समझ सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम समझते हैं कि विज्ञान एक जो है कला है। तो विज्ञान कला के रूप में हम समझते हैं, तो विज्ञान कला के रूप में क्या है, प्रबंध को सामान्यतः कला के रूप में समझा जाता है, क्योंकि कला का अर्थ किसी कार्य को करने अथवा किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ज्ञान एवं कुशलता का उपयोग करना है। कला जो है ठोस परिणामों को प्राप्त करने का, यानी कि जो आप परिणाम चाहते हैं वही मिले, ठोस का मतलब है वही मिले। तो कला ठोस परिणाम को प्राप्त करने का तरीका है, अतः इसे कला की संज्ञा देना गलत नहीं है। क्योंकि प्रबंध का उद्देश्य, क्योंकि रीजन बता दिया हमने, क्योंकि प्रबंध का उद्देश्य किसी उपक्रम में सार्थक परिणाम को प्राप्त करना होता है। साथ ही साथ प्रबंध की कुशलता में उसके दैनिक अनुभव और अभ्यास की वृद्धि भी होती है। तो यहाँ पे 2 रीजन से हम बता सकते हैं प्रबंध जो है कला के रूप में भी माना जाता है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि प्रबंध कला और विज्ञान दोनों हैं, तो इसकी व्याख्या हम करने वाले हैं। तो हमने तो कला बता दिया, अब हम विज्ञान के बारे में बताने वाले हैं। तो प्रबंध जो है विज्ञान के रूप में कैसे हम जस्टिफाई करेंगे, तो इसी तरह व्यावसायिक प्रबंध निश्चित सिद्धांतों पर आधारित सुव्यवस्थित ज्ञान का भंडार है। कोई भी चीज जो है कुछ ना कुछ ज्ञान लेके चलता है, और हर चीज किसी ना किसी सिद्धांत को जो है अपनाता है। चाहे आपके घर में हो, चाहे बाहरी जीवन में देखें, हर जगह पे एक सिद्धांत लागू होता है। उस सिद्धांत को आप कभी भी अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि आपने उसके बारे में कभी जिंदगी में सोचा नहीं है। और जब आप सोचोगे तो आपकी क्लास और आपका ये पेपर जब तक निकल चुका होगा। तो अभी से सोचना शुरू कर दीजिए कि सब कुछ सिद्धांत पे चलता है। हर चीज, पृथ्वी आपको जिंदा रख रही है, उसके ऊपर भी कोई सिद्धांत लागू है। पेड़ पौधा, बारिश, सब कुछ सिद्धांत पे होता है। आप खाना खाते हैं वो भी सिद्धांत पे लागू है। हर चीज सिद्धांत पे लागू है, सिद्धांत को भूलना मत। ये प्रिंसिपल जो है हर जगह लागू होता है, दैनिक क्रियाओं में लागू होता है, सोने से उठने और उठने से बैठने तक लागू होता है। मतलब प्रति सेकंड एक सिद्धांत काम करता है। इसको आप नहीं समझेंगे क्योंकि ये फिजिक्स का है। तो चलिए, यहाँ पर हम बीएसटी में डिस्कस कर रहे हैं, और हम जो चीज डिस्कस करते हैं वो हम हर चीज को, नॉलेज को लेके चलते हैं। यानी कि केमिस्ट्री भी देते हैं आपको, फिजिक्स भी देते हैं, आपका बायोलॉजी भी देते हैं, बीएसटी देते हैं, इकोनॉमिक्स देते हैं। तो सभी का निचोड़ जब हमारे पास होता है तो हम समझ पाते हैं कि हर सब्जेक्ट में कौन सी चीज महत्वपूर्ण है और कौन सी विरोधी। तो यहाँ पर इसी तरह व्यावसायिक प्रबंध निश्चित सिद्धांतों के आधारित सुव्यवस्थित ज्ञान का भंडार होती है, और विद्वानों ने अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर समय समय पर व्यवसाय संबंधी अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, आविष्कार किया है, या उन्होंने अपना सिद्धांत दिया है, जो प्रबंध को विज्ञान की कोटि में रखने के लिए काफी पर्याप्त माने जाते हैं। तो हम निष्कर्ष के स्वरूप कह सकते हैं कि उपयुक्त अध्ययन के उपरांत हम कह सकते हैं कि प्रबंध कला और विज्ञान दोनों ही है। वास्तव में इसके वैज्ञानिक जो हैं, वैज्ञानिक एवं कलात्मक रूपों को अलग नहीं किया जा सकता। यानी कि ये वैज्ञानिक भी है और कला भी है, ये विज्ञान भी है और कला भी है, इसको अलग नहीं किया जा सकता। और सैद्धांतिक ज्ञान व्यवहारिक ज्ञान के बिना, यानी कि जो भी आपके पास में प्रिंसिपल्स हैं, अगर उसको आपने रेगुलरली अपनाया नहीं है, अगर आपने व्यवहार में लाया नहीं है, तो उसके बिना जो है ये अधूरा है। और इसी तरह से जो आपने अपनाया है और उसको जो सैद्धांतिक में आपने प्रयोग नहीं किया है, तो उसके बिना जो है उसका भी उपयोग नहीं हो सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कुशल प्रबंध के लिए प्रबंध का ज्ञान और अनुभव दोनों ही परम आवश्यक है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। निष्कर्ष के द्वारा हमने बता दिया। 5 नंबर के क्वेश्चन में बहुत ही कम लिखा और बेहतरीन लिखा, और इसी तरह से आपको एग्जामिनर को संतुष्ट करना होता है। एग्जामिनर के पास ज्यादा समय नहीं होता कि आपकी कॉपी को 1 घंटे तक बैठ के पढ़े बच्चे ने क्या लिखा होगा। बच्चे ने तो कुछ भी लिखा हुआ, एग्जामिनर आपको 2 मिनट देगा, 2 मिनट से ज्यादा मैक्सिमम 3 मिनट। 3 मिनट से कभी भी एग्जामिनर एक कॉपी को नहीं देता है, ध्यान रखना। अगर एग्जामिनर एक एक कॉपी को आधा घंटा या 15 मिनट या 20 मिनट देगा, तो आपका रिजल्ट आएगा 4 महीने बाद, जो कि पॉसिबल नहीं है।
ठीक है, आपका नया सेशन जो है लागू हो जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, हर चीज यहाँ पे बताई जाती है जो आपने कभी सीखी नहीं होगी या फिर आपको किसी ने बताया नहीं होगा। आते समय, चलते समय हर वीडियो में हम कुछ ना कुछ नई बातें सीखते रहेंगे। ध्यान रखना, वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले जो विषय हैं वो आपको धोखा दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कब विषय आए और कब चले गए। हर वीडियो आती है, उसके पीछे नया वीडियो जो है, जो हमने आज डाला है वो नीचे चला जाएगा, और इस तरह से हर वीडियो नीचे चली जाती है और नया वीडियो ऊपर आता जाता है। ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे पूछा गया नियोजन की सीमाएं क्या हैं। तो नियोजन की सीमाएं हम बता सकते हैं। पहली सीमा क्या है, नियोजन जो है समय नष्ट करने की प्रक्रिया होती है। ये सीमा है भाई, नियोजन तो हम करते हैं लेकिन ये समय नष्ट करता है। साथ ही साथ नियोजन जो है रचनात्मकता को भी कम करता है, आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है उसको भी कम करता है। साथ ही साथ जो नियोजन दृढ़ता उत्पन्न करता है, बहुत ही ज्यादा दृढ़ता उत्पन्न करता है, इसको हम समझेंगे। और नियोजन सफलता का आश्वासन नहीं है कि आपने जो प्लानिंग करी वो एकदम 100% सही होगी, ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है। और साथ ही साथ परिवर्तनशील वातावरण में नियोजन प्रभावी नहीं होता। जहां पे हर चीज चेंज होता है वहां पे प्लानिंग आपका फेल होना ही होना है। आपने सोचा कि कल यार मैं जाऊंगा, मैंने राजधानी की टिकट बुक कर ली और मुझे अजमेर से जयपुर जाना है, या फिर मुझे बल्लभगढ़ से आपका कानपुर जाना है। तो आपने जो भी आपने प्लानिंग बनाई है वो परिवर्तनशील वातावरण में है, यानी कि गवर्नमेंट के ऊपर है, किसी दूसरे के ऊपर है, तो वो चेंज हो जाता है, तो प्रभावी वहां पे नहीं रहता। तो ये चीज तो आपने समझ लिया है डिटेल में, जो चीज मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। अब इसको हम अपने शब्दों में पिरो देंगे। सबसे पहले नियोजन समय नष्ट करने वाली प्रक्रिया है। तो नियोजन जो है एक खर्चीली प्रणाली है, क्योंकि इसमें योजना बनाने में बहुत समय और श्रम भी लगता है, यानी कि मेहनत भी लगती है, और उन्हें लागू करने के लिए समय भी नहीं बचता, क्योंकि इसको बनाने में ही ज्यादा समय लग गया है। इस कारण लागत में वृद्धि हो जाती है, यानी कि इसमें जो है समय वृद्धि, अगर आपका समय खर्च होता है इसका मतलब आपका पैसा बर्बाद हुआ। ध्यान रखना, आपका समय ही आपका पैसा है। बोलते हैं ना, टाइम इज मनी। अगर आपने ये सीखा है तो आप जो है बिजनेस स्टडीज को अच्छी तरह से जानते हैं। तो इस कारण जो है लागत में वृद्धि होती है, और कभी कभी तो नियोजन से मिलने वाला जो लाभ है, यानी कि हमने जो प्लानिंग बनाई है कि भविष्य में ये करेंगे वो करेंगे और उससे मेरे को ये फायदा होगा, वो क्या होता है कि नियोजन करते समय, यानी कि प्लानिंग करते करते जितना हम खर्च कर देते हैं उसके कम हो जाता है। यानी कि हमने जो प्लानिंग करते समय जो खर्चा किया है या जो हमने अपना समय दिया है, उस समय का महत्व लास्ट में नहीं मिलता है, क्योंकि हमने नियोजन में ज्यादा व्यय किया अपने समय का या फिर अपने पैसे का। लेकिन हमारा जब नियोजन बना और उसका परिणाम मिला, तो हमने देखा कि हमने जो भी इसमें इनपुट दिया था वो आउटपुट में नहीं मिला। तो वही जो हम बोल रहे हैं कि लाभ जो है वैसे व्यय की अपेक्षा जो है कम हो जाती है। तो पहला आपको चरण समझ में आ चुका होगा कि नियोजन जो है समय नष्ट करने की प्रक्रिया होती है। ये नियोजन की सीमाएं हैं, ध्यान रखना है हर चीज को। इसके बाद जो दूसरा है, नियोजन रचनात्मकता को कम करती है। तो नियोजन रचनात्मकता को, यानी प्लानिंग जो है क्रिएटिविटी को कम कैसे करती है। तो नियोजन जो है उच्च प्रबंध द्वारा किया जाता है। हमेशा जो है टॉप लेवल के मैनेजमेंट जो है प्लानिंग करते हैं, आपके माता पिता प्लानिंग करते हैं। आपकी प्लानिंग नहीं चलती आपके घर में, तो आप समझ सकते हैं कि आपका घर ही एक जो है एक कंपनी है, और उसमें आप लोग सदस्य जो है काम करते हैं, और आपके माता पिता जो है एमडी या जो भी हैं, वहां पर जो है नियोजन कौन बनाता है, तो आपके माता पिता बनाते हैं। ऐसा कोई शख्स नहीं है जो अपनी जो है मनमानी करता हो और उसके माता पिता उसकी सुनते हों। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है, और ऐसा होता है तो वो बच्चा समझ लो कि उसका कुछ नहीं होगा। चलो, नियोजन उच्च प्रबंध द्वारा किया जाता है, जो भी बड़े लोग हैं उनके द्वारा किया जाता है, जो अन्य स्तर की रचनात्मकता को कम करता है। यानी कि नियोजन जो आपके माता पिता ने कह दिया वो फाइनल है, आपके अंदर चाहे कितने भी गुण हो वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, वहां पे कम हो जाएंगे। क्या करना है, कब करना है, और किसके द्वारा किया जाना है, ठीक है ना। मतलब सुबह रोटी क्या बनेगी, कब बनेगी, और किसके द्वारा बनाई जाएगी, ये भी निश्चित जो है उच्च प्रबंध करता है। पहले से ये सुनिश्चित होता है, और कर्मचारियों को केवल वैसे ही करना होता है, यानी कि आप लोगों को वैसे ही, जिसको निर्देश दिया जाता है उसको वैसे ही करना होता है जैसे उन्हें निर्देश दिए जाते हैं। ना तो इसमें वो कोई विचलन करने के लिए अधिकृत होते हैं, यानी कि इसमें कोई मनमानी उनको करने के लिए छूट नहीं दी जाती है। आपको कोई छूट नहीं दी जाती, आपको कहा गया है कि ये काम करना है तो करना है, भले उसके लिए आपके लात जूते पड़े वो बात अलग है, लेकिन अगर आप नहीं करते हो तो पड़ेंगे, करते हो तो नहीं पड़ेंगे। सिंपल सी बात है। मैं आपको एग्जांपल आपके घर से मतलब इसको नियोजन को लेके चल रहा हूं, आपके घर पे समझा रहा हूं, आपके घर के अंदर इन होम की बात कर रहा हूं। तो और ना ही अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए अनुमति मिलती है। और साथ ही साथ देखो, उसमें तो कोई बदलाव कर नहीं सकते जो डिसाइड कर दिया गया। साथ ही साथ ये भी नहीं बोला जाता है कि आप अपनी इच्छा हिसाब से कर लो भैया। तो ये चीज जो है यहाँ पे रचनात्मकता, यानी कि आपकी क्रिएटिविटी क्या होती है, कम हो जाती है, कम कर देता है ना आपकी रचनात्मकता को। इसके बाद जो है
हमने बताया नेक्स्ट पॉइंट में, नियोजन जो है वो क्या करता है, दृढ़ता उत्पन्न करता है। नियोजन में एक निश्चित मार्ग पर ही कार्य करना पड़ता है, जो बताया गया उसके हिसाब से आप चलोगे, अर्थात कर्मचारियों को योजना के अनुरूप ही काम करना पड़ता है, जो भी आपको बताया गया उसके अनुरूप काम करना पड़ता है, जिसके कारण व्यक्तिगत रुचि, जो आपके अंदर इंटरेस्ट है और पहल शक्ति जो है, आप जो करना चाहते हैं वो समाप्त हो जाती है, और इस प्रकार नियोजन से जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होता है, यानी कि आपकी स्वतंत्रता छीन ली जाती है। यानी कि नियोजन जो है दृढ़ता उत्पन्न कर देता है, और साथ ही साथ नियोजन सफलता का आश्वासन नहीं है, यानी कि आपने जो प्लानिंग बनाई वो 100% सिक्योर होगी, इम्पॉसिबल। आज तक किसी की प्लानिंग जो 100% सिक्योर नहीं हुई है, क्योंकि उसमें जो प्रकृति भी शामिल है, और जब नेचर शामिल होता है तो हर चीज जो है आपके हिसाब से नहीं चल सकती है। उपक्रम की सफलता उचित योजना के उचित क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। प्रबंध की पूर्व में आजमाई गई योजना पर विश्वास करने की प्रवृत्ति होती है कि भैया हमने जो पहले किया था यार वो तो सक्सेस हुआ था। हमने क्या बोला था, मैं क्रिकेट का एग्जांपल लेता हूँ, रोहित शर्मा को स्ट्राइक पे दिया था या फिर ओपनिंग करवाई थी, तो उसने जो बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया था, लेकिन आप उसी मैच को, यानी उसी सीरीज को, पहले मैच को आप देख चुके हैं, रोहित शर्मा ने 100 बनाया था, लेकिन जब दूसरा मैच उसी सीरीज का हुआ, दूसरा मैच जो हुआ नेक्स्ट डे हुआ या चौथे दिन हुआ, तो देखा रोहित शर्मा तो 0 पे आउट हुआ। प्लानिंग क्या हो गई, वहां पे फेल हो गई। प्लानिंग में आपने पहले क्या सोचा था, रोहित शर्मा को अगर फर्स्ट पोजीशन पे स्ट्राइक पे डालता हूं तो वो 100 बना रहा है, तो दूसरे मैच में भी इसको स्ट्राइक पे डाल रहा हूं 100 बनाएगा। ऐसा नहीं हुआ, तो समझ लेना, यहाँ पे हर चीजें बताई जा रही है, बारीकी से समझना, और बाकी आपको स्किप करना है तो भागते हुए निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो और कोई टेंशन मत रखो, ठीक है, आप पढ़ते जाओ। तो योजना जो है विश्वास की, जो विश्वास करने की प्रवृत्ति होती है, हम विश्वास पे ही चलते हैं योजना, लेकिन सदैव ऐसा नहीं होता है, और ऐसा नहीं होने से क्या होता है, योजना जो हमारी सफल नहीं हो पाती, और जो है वो दोबारा विफल हो जाती है, और उसको हमें दोबारा बनाना पड़ता है, ठीक है। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि नियोजन जो है सफलता का आश्वासन नहीं देती। कोई भी प्लानिंग हो आपके, आपने बनाई हो, आप तो हमेशा रोजीना प्लानिंग बनाते हो, सुबह उठ के ये करूंगा और ये करूंगा, सुबह पता चलता है कि पापा लेके डंडा खड़े हैं, निकल तू गेट से बाहर, निकल तू घर दरवाजे से बाहर, सारी की सारी प्लानिंग आपकी धरी जाती है। तो आप अपने अपने से रिलेट करो ना, आपके जितने भी सब्जेक्ट है ना, आप अपने से रिलेट कर सकते हो, इकोनॉमिक्स हो, बीएसटी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, सबको आप अपने से रिलेट कर सकते हो। दिन में मैं कहता हूँ 24 घंटे में जो काम करते हो उसमें सारा का सारा सिलेबस निचोड़ के आप रख सकते हो, उसको मैं समझाता रहता हूँ हर वीडियो में। लेकिन आप लोग क्या करते हो, वीडियो को स्किप कर देते हो। हम तो वीडियो बनाते हैं 2 घंटे का, लेकिन आप 5 मिनट में उसको खत्म कर देते हो। लेकिन समस्या आपकी नहीं है, समस्या आपके नेचर की है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, और हमारा तो यही अधिकार रहेगा कि आप लोगों को समझाते हुए चलें। बाकी आप लोग देखें ना देखें, भविष्य में बहुत सारे बच्चे हैं जो देखने का प्रयास करेंगे और इसको प्रयासरत होते हुए देखेंगे भी, और अपना भविष्य भी सुधारेंगे। आने वाले समय में हम सब कुछ देखते रहेंगे और सब कुछ को निचोड़ जो है निचोड़ करते रहेंगे। यहाँ पर देखिए, नियोजन परिवर्तनशील वातावरण में प्रभावी नहीं होता। मैंने कहा कि जैसे जैसे परिवर्तन होता है, नियोजन का काम ही नहीं है। तो नियोजन भविष्य के बारे में किए जाने वाला पूर्व अनुमान होता है, यानी कि हम भविष्य के लिए बनाते हैं, क्योंकि भविष्य अनिश्चित होता है। कल मैंने आज प्लानिंग बनाई, कल के पता चला कि मैं ही न रहा, तो प्लानिंग गई तेल लेने। तो ऑब्वियस सी बात है, ये परिवर्तनशील वातावरण के अनुकूल नहीं होती, ठीक है ना। तो हम सिंपल सी बात समझ चुके हैं। बाकी आप इसको, जो लैंग्वेज लिखी गई है यहाँ पर, इस लैंग्वेज को रटो, याद करो, क्योंकि मैं तो समझा रहा हूँ, लेकिन आपके समझ में बैठे ना बैठे वो बात की बातें हैं। लेकिन यहाँ पे जो चीजें लिखी गई है एकदम सटीक और सार्थक बातें, जो आपने दैनिक जीवन में जो चीज किया है वो चीजें, हर चीज यहाँ पे आपको वही चीज बताई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 23 नंबर। पूंजी एवं पूंजी संरचना में अंतर आपको बताना है। सबसे पहले कैपिटल की बात करें, जिसको हम पूंजी बोलते हैं, तो पूंजी का तात्पर्य व्यवसाय के शुद्ध मूल्य से होता है। सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे, 5 नंबर का अंक है तो उसके हिसाब से डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं हम यहाँ पे। पूंजी जो है यह शुद्ध मूल्य व्यवसाय की कुल, मतलब जो शुद्ध मूल्य होता है, लेकिन शुद्ध मूल्य कैसे निकलता है, तो शुद्ध मूल्य जो है व्यवसाय की कुल संपत्ति में से सभी अल्पकालिक और दीर्घकालिक दायित्वों को घटा करके निकाला जाता है। पूंजी व्यवसाय के मालिकों द्वारा ही लगाई जाती है, और इसी प्रकार अंश पूंजी का अभिप्राय भी कंपनी द्वारा निर्गमित जो है अंशों के दान मूल्य से है, ठीक है। तो यहाँ पे पेड अप, दान मूल्य, ठीक है, यहाँ पे तो आपको दान कर देना है, क्योंकि कहीं पर जो है स्पेलिंग जब हम लिखते हैं तो भैया हिंदी टाइप कर रहे हैं, हिंदी टाइप करते समय तो मिस्टेक हो सकती है, तो दान मूल्य से होता है। और साथ ही साथ जो हम बता सकते हैं कि जो आपकी नेक्स्ट जो पार्ट है, इसमें क्या बता सकते हैं कि इसी प्रकार जो है आपकी पूंजी, मतलब इस प्रकार अंश पूंजी जो का अभिप्राय क्या होता है, कंपनी द्वारा निर्गमित अंशों के दान मूल्य से होता है, और इसमें ऋण पत्र और अन्य ऋण को शामिल नहीं किया जाता, यानी कि शामिल नहीं किया जाता।
ठीक है, यहाँ पे शामिल नहीं किया जाता। तो यहाँ पर जो हमारा मिसप्रिंट है इसको हम सही करेंगे, जो है शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, नहीं यहाँ पे क्या हो जाएगा, किया जाता। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसकी बात करें, पूंजी संरचना, यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, पूंजी संरचना की बात कर रहा है। तो पूंजी संरचना में क्या होती है, पूंजी संरचना का अभिप्राय पूंजी के दीर्घकालीन स्रोतों से प्राप्त कोषों के अनुपात से है, जैसे कि अंश पूंजी हो, पूर्व अधिकार अंश पूंजी हो, दीर्घकालीन ऋण हो या आरक्षित आय इत्यादि हो, जो भी आपका रिजर्व आय है। उसके अलावा क्या हो सकता है, पूंजी संरचना जो है प्रबंध का मुख्य उद्देश्य क्या होती है, स्थायी पूंजी और ऋण पूंजी में संतुलन बनाए रखना होता है। पूंजी संरचना में दीर्घकालीन कोषों यानी पूर्व अधिकार अंश ऋण पत्र को शामिल किया जाता है, और पूंजी संरचना के अंतर्गत जिन प्रतिभूतियों द्वारा पूंजी एकत्रित की जाएगी उनके प्रकार और उनका अनुपात भी निश्चित किया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है इसमें शामिल होती हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है उसकी बात करें तो यहाँ पे जो बोला गया है, चयन प्रक्रिया में साक्षात्कार, यानी कि जब भी आप चयन करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, तो उसमें आप जो इंटरव्यू लेते हैं उसका क्या महत्व है उसको बताना है। तो चयन प्रक्रिया में साक्षात्कार को महत्व को इस तरह से समझा जा सकता है, साक्षात्कार नौकरी के लिए आवेदन की उपयुक्तता का आकलन करने हेतु आवेदन और साक्षात्कारकर्ता जो इंटरव्यू लेता है उसके बीच मौखिक यानी कि बातों वाली जो है यानी कि मौखिक वार्तालाप या आमने सामने बातचीत है। यह एक चयन तकनीक है जो साक्षात्कारकर्ताओं को प्रार्थी जो इंटरव्यू दे रहा है उसके व्यवहार और प्रत्यक्ष रूप से मूल्यांकन करने में सक्षम बनाती है। साक्षात्कार का उद्देश्य जो इंटरव्यू का उद्देश्य होता है, जहां एक और असक्षम और अयोग्य लोगों को पत्रों की जांच करके आवेदनों को छटनी करना होता है, वहीं दूसरी ओर योग्य व्यक्तियों को जो है कार्य की प्रकृति, कैसी कार्य, क्या कार्य करना है, सेवा की क्या शर्त है, वेतन क्या होगा, उत्तरदायित्व आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, इस स्थायित्व तो आदि के बारे में जो सामान्य जानकारी जो इसमें प्रदान की जाती है। और साक्षात्कार के दौरान जो आवेदकों से शिक्षा, अनुभव, प्रशिक्षण, रुचि, आयु आदि के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनसे जो है उनकी पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि हम कह सकते हैं चयन प्रक्रिया में साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के निम्न महत्व हैं, ये इंपॉर्टेंस है कि यह पता लगाना कि प्रार्थी को नौकरी के लिए जो प्रार्थी जो आपके पास आया है वो नौकरी के लिए उपयुक्त है या नहीं है, साथ ही साथ उसकी शैक्षिक डिग्री और उसके ज्ञान दोनों के दोनों सही हैं या नहीं है। कई लोग तो मार्कशीट लेके पहुंच जाते हैं, मैंने क्या MBA किया है, मैंने तो MLL किया है, मैंने वो ये किया है, और उनके पास ज्ञान कुछ भी नहीं होता है। और जो है प्रार्थी व्यक्तित्व का मूल्यांकन भी होता है कि आपका प्रार्थी जो आपके सामने बैठा है, जिससे हम बात कर रहे हैं, जिसका इंटरव्यू ले रहे हैं, उसका व्यक्तित्व कहता है, उसकी बातों से पता चल जाएगा। और प्रार्थी के बारे में जानने से और उसको नौकरी और संस्था के बारे में जो है ज्ञान प्रदान भी जो है हो जाता है। तो इस तरह से सारे पॉइंट जो है इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रबंध के सिद्धांतों की आवश्यकता किन कारणों से है, व्याख्या करिए। यानी कि प्रबंध की सिद्धांतों की आवश्यकता क्यों है हमें बताना है। तो प्रबंध की आवश्यकता जो है सबसे पहले कार्य कुशलता में वृद्धि करने से, जो भी हम कार्य करवाना चाहते हैं उसमें जो है हम क्या करना चाहते हैं, उसके संपूर्ण संस्था के कार्य कुशलता में वृद्धि करना चाहते हैं। इसलिए प्रबंध जो है उन सिद्धांतों को लागू करता है और उनकी जानकारी जो है लोगों को देता है। साथ ही साथ सही दृष्टिकोण और कार्य प्रणाली के विकास में योगदान के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, जिसमें आप मार्गदर्शन करते हैं, साथ ही साथ कार्य के सिद्धांत को भी समझाते हैं। उसके अलावा सामाजिक उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे बताया जाता है कि समाज के प्रति लोग जो है वो कैसे व्यवहार करें और जो है जीवन स्तर उनका कैसे बढ़े, परिणाम स्वरूप सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति जो है इससे की जा सकती है। उसके अलावा जो है हम बता सकते हैं प्रबंधकीय कार्यों का समुच्चय निष्पादन हेतु, यानी कि जो भी हम प्रबंध में जितने भी कार्य करते हैं उसको ठीक ढंग से करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। और साथ ही साथ जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए, चाहे वो कैसी भी जटिल हो, व्यवसाय से संबंधित हो, तो उसको हम सुलझा करके व्यवसाय में सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे प्रबंध के सिद्धांतों की आवश्यकता इन कारणों से हम कह सकते हैं कि होती है। इसके बाद आते हैं पांच ही नंबर के प्रश्न चल रहे हैं। इसके बाद में अब इस 27 नंबर से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी 26 नंबर चल रहा है। इसके बाद जो है 27 नंबर से सारे 10 अंक के प्रश्न होंगे, सारे अथवा अथवा सब कर दिए हमने। और इस पूरे PDF को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, दूसरों को शेयर नहीं किया, अपने दोस्तों के साथ में धोखा कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी बेईमानी उनके साथ हो जाएगी और आपके साथ भी हो रही है, क्योंकि आप अपना भला देख रहे हैं, दूसरे का नहीं देख रहे हैं। प्रबंध पढ़ रहे हैं और दूसरे का भला नहीं देख रहे हैं, तो कैसे हो सकता है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में आप अंतर बता सकते हैं। यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में बता दिया हमने, उत्पत्ति के आधार पर बताया है, साथ ही साथ उद्देश्य क्या होता है औपचारिक का या अनौपचारिक का, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है कि यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, भार का अर्पण करते हैं, अधिकारों का अर्पण करते हैं। और यहाँ पर जो है सामाजिक संबंधों के कारण, अरे यार तू मेरा दोस्त है ले ले, तो इस तरह से होता है। उद्देश्य क्या होता है, यहाँ पर जो है उद्देश्य होता है तकनीकी
संगठन की तकनीकी उद्देश्यों के लिए जो है इसका औपचारिक संगठन का निर्माण किया जाता है, या औपचारिक संगठन में जो है तकनीकी उद्देश्य होते हैं। और अनौपचारिक में सामाजिक संतुष्टि प्राप्त करना। अरे मेरे को मजा आ रहा है, चल ले ले यार, तू इसकी बात भी कर ले, उसकी बात भी कर ले। तो इस तरह से सारी चीजें। आकार किसका कैसा होता है, तो आकार जो है औपचारिक संगठन का बड़ा होता है, सामाजिक संगठन यानी 2-4 लोगों के बीच में बात होती है तो छोटा होता है। उसके बाद में नियम, अधिकार और कर्तव्य क्या होते हैं, तो इसमें सारे के सारे लिखित रूप में होते हैं, और इसमें कोई भी लिखित रूप में, मेरा दोस्त है कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये मेरा एम्प्लॉय है, ये मैनेजर है, सब कुछ लिखित होता है। तो इस तरह से हमने जो है पूरे चीजों को ब्यौरा दिया हुआ है। सत्ता का प्रभाव बता सकते हैं, स्थायित्व बता सकते हैं, अधिकार का सत्ता बता सकते हैं, स्थापना बता सकते हैं, संगठन चार्टों का उपयोग होता है, क्षेत्र भी बता सकते हैं। आपको बताया गया है क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो कम से कम आपको 5 अंतर लिखने हैं। मैं बोलूंगा 5 नंबर का है तो 6 अंतर लिखिए। हमेशा मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया कि जितने नंबर उससे एक ज्यादा लिखने की कोशिश करिए, ताकि एग्जामिनर को मौका ही ना मिले कि आपकी गलती में वो नंबर काट पाए। तो यहाँ पे हमने कुछ कुछ नहीं तो 9, 10, 12 जो है यहाँ पर आपको अंतर दिए, उसमें से आपको केवल मात्र 5 लिखने हैं। लेकिन मैं कहूंगा हमेशा 5 के जितने भी नंबर उससे एक ज्यादा लिखें तो आप 6 लिखें, और आपको जो याद होते हैं वही लिखें। ऐसा नहीं कि मैंने पहला बताया है इसी को याद करना है, आप दूसरे से स्टार्ट करिए, आप तीसरे को याद करिए, या चौथे को, पांचवे को, या छठे को, सातवें को, आठवें को, 9वें को, या 10वें को, 11वें को, आप किसी को भी याद कर सकते हो। इसमें से कोई भी 5 या 6 लिख सकते हो। मैं हमेशा कहूंगा एक अधिक लिखिए, 6 लिखिए, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, पहले से बताता हूं। 1 से लेकर के 5 तक आप आराम से देख सकते हैं। मैंने 2-3 समझा दिया, आपको समझ में आ चुका होगा किस तरह से हमको इसके संबंध को स्थापित करना है। जरूरी नहीं है कि आप बेसिक अंतर बताएं, आप सीधे सीधे औपचारिक और अनौपचारिक संगठन लिख करके भी उनके अंतर को बता सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है कि अगर आप ये देते हैं तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप बेहतरीन हैं, और आपने जो है अपने जो सब्जेक्ट है उसको बेहतरीन तरीके से याद किया है। वो आपके ऊपर डिपेंड है। बाकी मैं कहूंगा कि आप जो है औपचारिक और औपचारिक संगठन को केवल अंतर जो है लिख दें। मेरा यहाँ डिटेल बताना इसलिए आवश्यक है क्योंकि कई बच्चों को जो है इस तरह से लिखने में मजा आता है, और वो समझते हैं कि हाँ बोर्ड एग्जाम में इस तरह से लिखना चाहिए। तो यहाँ पर जो है काफी मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं, यानी काफी अंतर बताए हैं, उसमें से आप कोई भी 5 से 6 लिख सकते हैं।